Assalamualaikum, I'm Dr. Samia Jamil and I'm going to start my first video on the Gastroenterology Radiant Notes FCPS Pulse by Rafiullah। जब मैंने रेडिएंट नोट स्टार्ट किए थे तो मैंने आपको इन्हें पढ़ने का तरीका बताया था। मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि आपने हमेशा 1 आवर का टाइम सेट करके या टाइमर लगा के पढ़ना स्टार्ट करना है और 1 आवर में आपने ट्राई करना है आप इसके 5 to 6 पेजेस जो हैं वो कवर कर लें। ये मोर देन एनफ टाइम है इनके 5 to 6 पेजेस कवर करने का। पर पेज जो है 10 मिनट्स लगते हैं, जो मोर देन एनफ है। इसके अलावा जब इसका एक पॉइंट स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 76 पॉइंट है, इस पॉइंट को और इससे रिलेटेड टेबल को अगर आप अच्छी तरह याद कर लेंगे तो नीचे वाले पॉइंट्स आपके वन थ्रो में हो जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस ऊपर वाले टेबल को याद करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ से 76 पॉइंट से इसमें कहता है बाइल सॉल्ट और इट रिब्जॉर्ब फ्रॉम द आइलियम। याद रखना है हमारे पास बाइल सॉल्ट कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, आइलियम में एब्जॉर्ब होता है। सोडियम क्लोराइड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द कोलन। सोडियम क्लोराइड हमारे पास जो सॉल्ट होता है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलन में। लेकिन अगर वो खाली सोडियम की बात करें कि एक्टिव सोडियम ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होती है, तो आपने याद रखना है हमेशा एक्टिव सोडियम ट्रांसपोर्ट जो होती है ना वो होती है कोलन में। और कोलन के बाद जो मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया है जहाँ पे एक्टिव सोडियम एब्जॉर्प्शन होती है वो होती है जेजनम में। ये आपने याद रखना है कि हमारे पास एक्टिव सोडियम ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होती है, कोलन में, और सेकंड पे कहाँ पे होती है, जेजनम में। देन पोटेशियम की बात करते हैं, एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सिक्रेटेड इन द कोलन। एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रहा है हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एक्सक्रीट कहाँ पे होता है हमारे पास, कोलन में। अब इसे याद करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम याद करते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड। तो हमारे पास जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका सबसे ज़्यादा जो लॉस है वो कहाँ पे होता है, कोलन में। याद रखना है कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस जो मैक्सिमम होता है वो कहाँ पे होता है, कोलन में होता है। और वाटर की जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है ना, एब्जॉर्प्शन वाटर की जो मैक्सिमम होती है वो होती है हमारे पास ज्यूजेनम में। ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इससे रिलेटेड वो बहुत से एमसीक्यूज़ पूछता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो कहेगा कि हमारे पास जो है ज्यूडेनम की सर्जरी होगी है या सर्जरी के थ्रू, गैस्ट्रोटमी के थ्रू हमने ज्यूडेनम का पार्ट रिमूव कर दिया है। तो हमारे पास ज्यूडेनम के बाद आइलियम आता है, तो आइलियम जो है वो कंपनसेटरी तौर पे जो वाटर है उसे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आइलियम भी रीसेक्ट हो जाता है किसी गैस्ट्रोटमी सर्जरी में, तो उसके बाद जो वाटर है वो ना तो जेजुनम में एब्जॉर्ब हो रहा है ना आइलियम में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो कोलन तो वैसे ही वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता। इसलिए उस पेशेंट को जो है ऑस्मोटिक डायरिया या सेक्रेटरी डायरिया हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे याद रखने के लिए। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस मैक्सिमम किस में होता है, कोलन में। और वाटर जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, जुजिनम में। और जुजिनम के बाद कहाँ पे होता है, आइलियम में। अगर इन दोनों को रिसेक्ट कर दें तो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और वाटर एज अ डायरिया जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। नीचे अगेन वो वाटर की बात करता है, 80% एब्जॉर्ब होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, 10% इन लार्ज इंटेस्टाइन, 10% एक्सक्रीटेड इन द फीवर फीसेस। अब जो है हमारे पास 80% जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और हम अगर एरिया इसका डिफाइन करें कि किस एरिया में होता है एब्जॉर्ब, तो याद रखना है कि जुजिनम में सबसे ज़्यादा वाटर जो है ये हमारे पास एब्जॉर्ब होता है और सेकंड पे हमारे पास आइलियम में होता है। और अगर फॉर एग्जांपल फीसिस में वैसे आमतौर पे 10% सिर्फ वाटर रिलीज़ हो रहा होता है, लेकिन अगर जुजिनम और आइलियम की रिसेक्शन हो जाए तो सारे का सारा वाटर हमारे पास फीसिस में रिलीज़ होकर क्या कॉज करा देता है, डायरिया कॉज करा देता है। इसे हम ओस्मोटिक या सेक्रेटरी डायरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट पे वो कहता है कि हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के, ये सारे हमारे पास जो है लिपिड विद अलोंग विद लिपिड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। नीचे फोलेट और कैल्शियम की बात कर रहा है, ये दोनों भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। अब नीचे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास अगेन आयरन। कहता है एब्जॉर्ब एज अ Fe+2 इन ड्यूटेनम। अगर हम स्पेसिफाई करें कि ड्यूडेनम के किस पार्ट में एब्जॉर्ब होता है, तो याद रखना है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में जो आयरन है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है। सेकंड पे याद रखना है कि हम सिट्रस फ्रूट्स के साथ अगर आयरन को देंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। सिट्रस फ्रूट्स के साथ आयरन देंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा आयरन जो है वो एब्जॉर्ब होता है Fe+2 फेरस फॉर्म में। फेरस फॉर्म में हमारे पास आयरन एब्जॉर्ब होता है लेकिन फेरिक फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होता। और एक और चीज़ कि अगर वो कहे कि आयरन की जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होती है, तो ट्रांसफेरिन की फॉर्म में होती है। ट्रांसफ़र और ट्रांसफेरिन सेम सेम लग रहे हैं, इसलिए ट्रांसफेरिन की फॉर्म में आयरन की एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है। एब्जॉर्ब होता है फेरस फॉर्म में।
और अगर हम लॉन्ग विद सिट्रस फ्रूट देंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम का भी मोस्ट स्पेसिफिक एरिया इज़ द प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम, जहाँ पे हमारे पास आयरन एब्जॉर्ब हो रहा होता है। नेक्स्ट पे वो विटामिन B12 की बात करता है, कहता है एब्जॉर्ब इन द टर्मिनल आइलियम रिक्वायर द इंट्रिंसिक फैक्टर दैट इज प्रेजेंट इन द स्टोमक। ये एब्जॉर्ब होता है हमारे पास टर्मिनल आइलियम में, और इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए। और अगर फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ पेराइटल सेल हो जाता है किसी वजह से, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगी? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं निकलेगा जो इसके टर्मिनल आइलियम में एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है विटामिन B12 की। नेक्स्ट पे बात करते हैं वो बाइल साल्ट की। अब बाइल साल्ट जो है ना, ये हमारे पास आइलियम से एब्जॉर्ब होता है। याद रखते हैं बॉल्स बाइल साल्ट कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? आइलियम से। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास आइलियम का कोई प्रॉब्लम हो गया है जिसकी वजह से डिक्रीज हो गया है बाइल साल्ट, मतलब कि रिसेक्शन हो गई है आइलियम की, और बाइल साल्ट जो है वो हमारे पास क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। अब बाइल साल्ट डिक्रीज होगा तो ये क्या कराएगा? ये फैट मेल एब्जॉर्प्शन करा देगा। जब फैट्स की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, मेल एब्जॉर्प्शन होगी, तो फैट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा इन फीसिस, और वो हमारे पास स्टीयोटोरिया एज अ स्टीयोटोरिया प्रेजेंट करेगा। जो हमारे पास फैट जो होता है जब फीसिस में प्रेजेंट करता है तो हम क्या कहते हैं? उसे स्टीयोटोरिया। नीचे अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। अगर आप ये टेबल अच्छे से याद कर लेंगे, यहाँ पे वीडियो को आप स्टॉप भी कर सकते हैं, इसे अच्छी तरह याद करें। जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कराए हैं वो अपनी बुक पे ऐड करें, और फिर उसके बाद आप ये एमसीक्यूज मेरे साथ पढ़ें, ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। कहता है विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब इन द आइलियम। हमने पढ़ा है B12 कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? टर्मिनल आइलियम में। अ फीमेल अंडरगो गैस्ट्रेक्टमी was given parental vitamin B12. The inability to absorb vitamin B12 occurred due to the loss of which of the following during the gastrotomy? parietal cell। ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है कि अगर parietal cells नहीं होंगे तो विटामिन B12 जो है टर्मिनल आइलियम में इंट्रिंसिक फैक्टर ना होने की वजह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पे आयरन एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। हमने ऊपर आयरन एब्जॉर्प्शन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, सारे वही एमसीक्यूज होंगे। आयरन एब्जॉर्ब फ्रॉम विच पार्ट? तो ये हमारे पास प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम से होता है। मोस्ट लाइकली रिगार्डिंग आयरन एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब इन द फेरस फॉर्म। ये Fe पॉजिटिव ट्यूब जो हमारे पास फेरस फॉर्म है उसमें एब्जॉर्ब होता है। आयरन एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद द सिट्रस फ्रूट के साथ इंक्रीज हो जाती है। रिगार्डिंग आयरन ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ, ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है इन फॉर्म ऑफ ट्रांसफेरिन। अब ट्रांसफेरिन और ट्रांसपोर्ट दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं, तो याद रखना है हमेशा ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? ट्रांसफेरिन की फॉर्म में। With low transferrin saturation, how will the iron be absorbed? Free iron absorb readily than the bound iron. अब जो हमारे पास फ्री आयरन है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है एज कम्पेयर टू द बाउंड आयरन। मोस्ट लाइकली अबाउट आयरन एब्जॉर्प्शन हीम इज रेडिली एब्जॉर्ब। डाइट्री आयरन इज मोस्टली इन द फेरिक फॉर्म। डाइट्री जो हम खाना लेते हैं उसमें फेरिक फॉर्म में आयरन होता है तो वो इतना अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन जो हीम है ना वो हमारे पास फेरस फॉर्म में आयरन कंटेन करता है तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। देन अबाउट सोडियम है, सोडियम एक्टिवली एब्जॉर्ब इन द कोलन। मैक्सिमम एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम कहाँ पे होती है? कोलन में। रिमेंबर द सोडियम इज एक्टिवली एब्जॉर्ब इन बोथ कोलन और जुजनम में, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम इज मोर इन द कोलन देन इन द जुजनम। मैंने ऊपर सारा एक्सप्लेन किया था सोडियम की एब्जॉर्प्शन को। जुजनम की बात कर रहे हैं, वाटर मोस्टली एब्जॉर्ब इन फॉर्म फ्रॉम जुजनम से मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होता है। डाइटरी फैट इज एब्जॉर्ब चीफली इन द जुजनम। इसके अलावा याद रखना है वाटर के साथ साथ डाइटरी फैट भी कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? हमारे पास जुजनम में। नाउ द डिफरेंस मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड अकर इन, याद रखना है वाटर मैक्सिमम कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? जुजनम में। मैक्सिमम वाटर लॉस ऑफ द फ्लूइड अकर, लॉस कहाँ पे होता है? कोलन में होता है। मैक्सिमम वाटर लॉस एंड द इलेक्ट्रोलाइट अकर थ्रू द कोलन। याद रखना है इलेक्ट्रोलाइट और वाटर लॉस मैक्सिमम कहाँ पे होता है? कोलन में। ये सबसे ऊपर वीडियो में भी मैंने ऊपर मेंशन किया था, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लॉस सबसे मैक्सिमम कोलन में होता है और वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जुजनम में होती है। मैक्सिमम वाटर लॉस एंड इलेक्ट्रोलाइट अकर थ्रू द कोलन। Patient underwent the abdominal surgery after which he repeatedly required fluid resuscitation due to the water and electrolyte loss. Which part of his gut had been removed leading to his condition ileum? अब बेसिकली इसमें ये बात करता है कि अगर जुजनम को हम रीसेक कर देते हैं तो जो कंपनसेशन होती है ना वो आइलियम कर देता है कि टर्मिनल आइलियम वाटर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर टर्मिनल आइलियम का भी रिसेक्शन हो जाता है ना तो वो फ्लूइड लॉस की तरफ लीड करता है एज
कोलन इज नॉट एब्जॉर्ब एज सफिशिएंट फ्लूइड। इसमें बेसिकली ना वो इसका आंसर इसलिए आइलियम दे रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल जुजिनम की रिसेक्शन हुई होती है ना, तो जुजिनम के बाद हमारे पास जो आइलियम आता है ना, वो वाटर एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर आइलियम की भी रिसेक्शन हो जाएगी, जुजिनम की भी हो जाएगी, तो दोनों में से वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा और मैक्सिमम वाटर जो है वो लॉस हो जाएगा थ्रू कोलन। तो हमें प्रॉपर पेशेंट को बार बार रिससिटेट करना पड़ेगा, फ्लूइड देना पड़ेगा उसके जो है वाइटल्स नॉर्मल रखने के लिए। लास्ट पे कहता है पेशेंट विद द फ्लूइड लॉस नो शोज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद द हाइपोकेलीमिया मोस्ट फ्लूइड लॉस विल थ्रू द कोलन। याद रखना है कि फ्लूइड लॉस मैक्सिमम कहाँ से होता है, हमारे पास कोलन से होता है, और मैक्सिमम जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ से होती है, जिजनम से होती है। सम अदर एमसीक्यूज की बात करते हैं। ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू द एक्वस डिफ्यूजन डाइजॉक्सिन। एक्वस डिफ्यूजन से जो ड्रग एब्जॉर्ब होती है, याद रखना है डाइजॉक्सिन है जो एक्वस डिफ्यूजन के थ्रू हमारे पास एब्जॉर्ब होती है। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। इसमें कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस मस्ट बी फर्दर डाइजेस्टेड बिफोर इट कैन बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्पेसिफिक कैरियर इन द इंटेस्टाइनल सेल। अब याद रखना है सुक्रोज जो है ना, इसे फर्दर डाइजेशन की ज़रूरत होती है। हालांकि ये हमारे पास बाकी सारे चीज़ों की तरह स्पेसिफिक कैरियर के थ्रू एब्जॉर्ब होती है, लेकिन हम इसे फौरी तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। इसे फर्दर डाइजेशन की ज़रूरत होती है जब ये एब्जॉर्ब होती है उसके बाद कि हम इसे यूज़ कर सकें। Fat derived from the nutrition is absorbed from the intestine by preparation into the mixed missiles बनाते हैं। मिक्स मिसल्स के थ्रू हमारे पास क्या होता है, फैट derived from nutrition is absorbed from the intestine by the preparation into मिसल्स फॉर्म में, जो मिक्स्ड फॉर्म में होती है ना फैट, इस तरह से एब्जॉर्ब होती है इन इंटेस्टाइन में। फिर कहता है रिसेक्शन ऑफ द आइलियम एंड सम पार्ट ऑफ द जिजनम कॉज 10 to 20% बॉल मूवमेंट्स पर डे। कॉज इज ओस्मोटिक पल्मोनरी प्लस सेक्रेटरी डायरिया। अब बेसिकली अगर हमारे पास रिसेक्शन हो गया ना जुजनम और आइलियम दोनों का, तो हमारे पास बाउल मूवमेंट जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, और जिसकी वजह से जो हमारे पास कोलन में है वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो मैक्सिमम वाटर जो है वो डायरिया में रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा डायरिया के थ्रू। तो उससे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्लस सेक्रेटरी डायरिया। नीचे जो उसने एक्सप्लेनेशन बॉक्स दिया है उसमें भी वो यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है। कहता है डिक्रीज आइलियल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइल साल्ट रिजल्ट इन द फैट मेलएब्जॉर्प्शन एज स्टीरोटोरिया। अब बाइल साल्ट अगर कम हो जाएगा, तो अब मैंने आपको बताया बाइल साल्ट कम हो जाएगा तो मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट हो जाएगी, और जिसकी वजह से ये स्टीरोटोरिया कर देगा, यानी स्टूल में हमारे पास फैट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। The presentation of the increased amount of the bile salt and the fatty acid to the colon decreases water absorption and stimulate active chloride and the water secretion। क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और वाटर कहाँ पे हो रहा होता है, कोलन में हो रहा होता है, तो यहाँ पे क्लोराइड की भी एक्सक्रीशन होगी और वाटर की भी, प्रोड्यूसिंग अ कोलेरा लाइक हाई वॉल्यूम सिक्रेटरी डायरिया, जिसकी वजह से हाई वॉल्यूम सिक्रेटरी डायरिया हो जाएगा। द लॉस ऑफ द आइलियोसिकल वॉल्व and ileum segment accelerate the intestinal transit time, which does not allow for complete digestion and the absorption of the food. Water and electrolyte remain associated with the undigested food particles and may overwhelm the absorptive capacity of the colon, resulting in the osmotic diarrhea. इसमें ना यही बात उसने मेंशन की हुई है कि अगर हमारे पास रिसेक्शन हो गया आइलियम प्लस ड्यूटेनम का, तो हमारे पास क्या होगा, कोलन से तो वाटर एब्जॉर्ब होता नहीं है। तो कोलन जो है वो मेन साइट है फॉर मैक्सिमम एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, जहाँ पे लॉस होता है वाटर का साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएंगी बॉल मूवमेंट्स, और बॉल मूवमेंट्स ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा वाटर एक्सक्रीट कर जाएगा और डायरिया हो जाएगा, जो कोलेरा लाइक डायरिया होगा, और इसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक या सेक्रेटरी डायरिया। यहाँ पे हमारे पास टोटल एक्सप्लेनेशन थी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो एब्जॉर्ब हो रही हैं थ्रू जीआईटी ट्रैक और कैसे एब्जॉर्ब हो रही हैं। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं 77 पॉइंट पे। अब 77 पॉइंट में कहता है कि पेप्टिक अल्सर प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडेनम विच आर्टरी इज इन्वॉल्व। तो याद रखना है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी हमारे पास इन्वॉल्व होगी अगर, तो हमारे पास ड्यूडेनल अल्सर है और वो परफोरेट कर गया, तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी।
अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे पेप्टिक अल्सर्स की 2 टाइप्स बताई हुई हैं, एक है ड्यूडेनल अल्सर, दूसरा है गैस्ट्रिक अल्सर। अब इसकी एक चीज़ आपने याद रखनी है, डी से डिक्रीज़ याद रख लें हमेशा, और हम जी से ग्रेटर याद रख लें या गेन ऑफ याद रख लें। अब जो हमारे पास थोड़ा-सा कम वेट है ना 30 टू 55 ईयर्स, उसमें कौन-सी डिज़ीज़ होगी? ड्यूडेनल अल्सर मोस्ट कॉमन होंगे, और जो ज़्यादा एज है, गेन हो गया एज का 50 टू 75, उनमें कौन-सी डिज़ीज़ होगी? गैस्ट्रिक अल्सर। अब यहाँ से डी से याद रखना, आपने डिक्रीज़ था ना, तो मोस्ट कॉमन एरिया जो होता है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम होगा। ड्यूडेनल अल्सर है तो ऑब्वियसली ड्यूडेनम का कोई पार्ट होगा। याद रखते हैं कौन सा पार्ट होगा? फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। और जो गैस्ट्रिक अल्सर होगा इसमें मोस्ट कॉमन जो होगा लेसर कर्वेचर होगा विद इन द एंट्रम। ये जो हमारे पास स्टोमिक अगर हम इस तरह से कंसीडर करें तो इसका जो यहाँ पे लेसर कर्वेचर होता है ना, ये मोस्टली इन्वॉल्व होता है गैस्ट्रिक अल्सर में। और अगर वो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर पूछे तो याद रखते हैं एच पाइलोराई जो है हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर है। नेक्स्ट पे ड्यूडेनल भी डी से स्टार्ट होता है और ये डिक्रीज भी डी से स्टार्ट होता है, तो ये डिक्रीज करता है पेन को विद फूड। मतलब जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा पेन जो है वो डिक्रीज हो जाता है विद फूड। और जी से हमारे पास गैस्ट्रिक है और जी से गेन है, तो ग्रो कर जाती है पेन विद द फूड। जब हम खाना खाते हैं तो दर्द जो है इसका इंक्रीज कर जाता है। virtually never malignant, ये कभी malignant नहीं होता, associated with the increased risk of malignancy। जो हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर है वो increased risk of malignancy जो है वो उससे associated होता है। लास्ट पे बात करते हैं हेमरेज की। कहता है कि अगर पोस्टीरियर एरिया मोस्टली इन्वॉल्व होता है हेमरेज में, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम का पोस्टीरियर एरिया, और उसे कौन सप्लाई कर रहा होता है? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। इसलिए वहाँ पे जो हेमरेज होता है वो कौन काज करता है? इसमें हेमरेज जो है उसकी ब्लीडिंग कॉज करती है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी का रप्चर या डैमेज कॉज करता है इसमें ब्लीडिंग। और हेमरेज जो होता है गैस्ट्रिक अल्सर में, वो हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी करती है, क्योंकि जो लेसर कर्वेचर वाला एरिया होता है इसे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। तो अगर गैस्ट्रिक अल्सर होगा तो जो लेसर कर्वेचर है वो इन्वॉल्व होगा स्टोमिक का, और उससे सप्लाई कर रही होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। याद रखें लेसर कर्वेचर भी एल से स्टार्ट होता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी एल से स्टार्ट होती है। तो इसका रप्चर होगा अगर हेमरेज होगा गैस्ट्रिक अल्सर में। नीचे और एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है एक्सप्लेन करने के लिए, कि जब भी इसका पेन जो है वो रेफ़र होता है ना पेप्टिक अल्सर का, तो वो एपिगैस्ट्रिम एरिया में जाता है। एपिगैस्ट्रिक एरिया का पेन जो होता है वो मैक्सिमम होता है इसमें। और जो इसमें हमारे पास ग्रेटर सेप्लैंक्टिक नर्व्स हैं, उनके थ्रू पेन जो है वो रेडिएट करता है, ग्रेटर सेप्लैंक्टिक नर्व्स। याद रखना है पेन जो है वो किस तरह से हमारे पास रेफ़र करता है, ग्रेटर या ग्रेट सेप्लैंक्टिक नर्व्स के थ्रू। नीचे इससे रिलेटेड वो अगेन एमसीक्यूज बता रहा है। अगर हम टेबल को अच्छे से याद करेंगे तो उन्हें करना कोई मसला नहीं होगा। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर कौन सा है? एच पाइलोराई। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर याद रखना है एंट्रम या लेसर कन्वेचर विद इन द एंट्रम होगी। मोस्ट कॉमन साइट फॉर द स्टोमिक अल्सर जो होता है लेसर कर्वेचर होता है, और लेसर कर्वेचर एल से स्टार्ट हो रहा है। याद रखना है इसे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही होती है और उसका डैमेज हेमरेज कॉज करा देता है। Indication of the truncal vagotomy in case of the peptic ulcer decreases to decrease the disease क्यों होती है? To decrease the gastric acid and the secretion, pepsin secretion। इसमें बताता है कि ट्रंगल वेगोटमी जो होती है ना, जो वेगस नर्व की एरिया सप्लाई कर रहा होता है हमारे पास स्टोमक को, उसे ब्लॉक कर देते हैं। उसे ब्लॉक करने का रीज़न ये होता है कि वहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन की सिक्रीशन कम हो जाती है और एसिड कम बनता है। तो वो जो है वो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में यूज़ होता है फॉर ट्रीटमेंट। नीचे वो थोड़ी ड्रग्स एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें कहता है पेशेंट इज नोन केस ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर है नो प्रेजेंट इन ओपीडी विद द कंप्लेंट ऑफ जॉइंट पेन। याद रखना है कि जॉइंट पेन है और पेशेंट गैस्ट्रिक अल्सर का है, तो उसे हम कौन सी मेडिसिन देंगे? सेलिकॉक्सिब। ये हमारे पास बोन पेन के लिए देते हैं हम सेलिकॉक्सिब। तो हमारे पास जॉइंट पेन है, उसे दैट मीन बोन पेन है, तो उसके लिए हम उसे सेलिकॉक्सिब देंगे अगर वो गैस्ट्रिक अल्सर का पेशेंट है। नेक्स्ट में कहते हैं a patient with a history of the peptic ulcer disease comes with the lower molar pain, analgesia of choice should be acetaminophen। माइनोफिन जो है हमारे पास analgesia of choice होगा acetaminophen।
एसिटामाइनोफिन क्या होगा हमारे पास, एनाल्जेसिया ऑफ चॉइस होगा। एच टू ब्लॉकर ट्रीटमेंट नॉट इफेक्टिव इन जुलिंगर एलिसन सिंड्रोम, हमारे पास इसमें एच टू ब्लॉकर ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होता। एस्पिरिन शुड नॉट बी गिवन इन द पेप्टिक अल्सर, याद रखना है हमने कभी भी पेप्टिक अल्सर में एस्पिरिन नहीं देनी। एस्पिरिन जो होती है वो कंट्राइंडिकेटेड होती है, वो वहाँ पे मज़ीद obstruction करके हेमरेज कॉज कर सकती है, पेप्टिक अल्सर को एग्रवेट कर सकती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग या हेमरेज स्टार्ट हो जाता है अपर जीआईटी। इसलिए हमने एस्पिरिन जो है वो अवॉइड करनी होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में। नीचे आर्टरीज की बात कर रहा है, अगेन मैं आपको बता दूं कि डुडेनल अल्सर में हमारे पास गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी थी, इसका डैमेज होता है, और जो हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर है ये लेसर कर्वेचर पे मोस्टली इन्वॉल्व होता है, और वहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, तो यहाँ पे उसका डैमेज होता है। Which arteries lies posterior to the first part of the duodenum? तो gastroduodenal artery है, which artery should be ligated in the proximal duodenal ulcer? Gastroduodenal artery. Hemorrhage due to the perforation of the posterior part of first part of the duodenum जो होगी gastroduodenal artery होगी। Gastroduodenal artery is a branch of hepatic artery। ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि gastroduodenal artery branch इसकी होती है hepatic artery की। A 60-year-old male executive who has a history of the chronic duodenal ulcer was admitted to the ER exhibiting a sign of severe internal hemorrhage. He was quickly diagnosed with the perforation of the posterior wall of the first part of the duodenum and erosion of the artery behind the gastric expellant. The artery most likely gastroduodenal artery होगी। जब भी duodenal ulcer की बात होगी कौन सी artery involve होगी, gastroduodenal artery। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सप्लिनिक आर्टरी, ये याद रखना है। अ पेशेंट ऑफ द क्रोनिक लिवर डिजीज सफर हेमाटोमेसिस, विच वेसल इज इन्वॉल्व, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इन्वॉल्व होगी गैस्ट्रिक अल्सर में। हेमरेज ड्यू टू द परफोरेशन ऑफ लेसर कर्वेचर, जिसमें आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। नीचे वो पेन की बात करता है, कहता है पेप्टिक अल्सर पेन रेफर टू द एपिगैस्ट्रिक एरिया, पेन फ्रॉम द डुडेनल अल्सर इज कैरिड बाय द ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व्स। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि मोस्टली जो इनमें पेन होता है वो एपिगैस्ट्रिक एरिया का होता है, और पेन जो होता है वो डुडेनल अल्सर का कैरी कौन करती है, ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। इसमें कहता है पेन सेंसेशन फ्रॉम द पेप्टिक अल्सर बाय द ग्रेटर सिप्लांक्टिक नर्व। A middle-aged woman presented with the pain in the epigastrium. The physician diagnosed it as a case of gastric ulcer. The nerve most likely be mediating this referred visceral pain is greater splanchnic. Patient with the peptic ulcer has epigastric pain. The referral visceral plan is mediated by the greater splanchnic nerve. Pain sensation originating from the peritoneal irritation by the gastric content in the lesser sac is carried by the greater splanchnic nerve। अब आपने याद रखना है इसमें सारी जो इन्वॉल्व हो रही है ग्रेटर स्प्लैंक्टिक नर्व इन्वॉल्व हो रही है, जो पेन को जो है वो कैरी कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे। नेक्स्ट पे एच पाइलोराई की बात हो रही है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर को मोस्टली कौन सा ऑर्गेनिज्म कराता है, वो होगा हमारे पास एच पाइलोराई। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस एंड डुडेनल अल्सर, तो एच पाइलोराई है। पेशेंट विद द पेप्टिक एंड डुडेनल अल्सर which can most likely be transformed into the calcinoma by which of the following organism, that is H. pylori. A man having the pain epigastrium for 5 years is taking NSAIDs for it. He is diagnosed gastric lymphomas. What causes this complication? तो H. pylori, अगर वो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे हुए H. pylori के साथ और भी ऑर्गेनिज्म दे रहा होगा तो आपने हमेशा पेप्टिक अल्सर में H. pylori के ऑप्शन जो है उसे ऑप्ट करना है। ऑर्गेनिज्म कॉजिंग द गैस्ट्राइटिस एंड द अल्सर ऑफ द स्टोमिक एंड ड्यूडेनम जो होता है वो एच पाइलोराई होता है हमारे पास। अ 55-year male with the past history of the epigastric pain for which he was taking antacids was diagnosed as a gastric lymphomas. What is the most likely cause is H. pylori. Some other MCQs, अब इसमें कहते हैं an alcoholic hypothyroid patient presented with the epigastric pain, nausea, vomiting and numbness of
and patient is anemic on examination. Biopsy of the stomach show the atrophic gastritis. What shall be the treatment plan? अब सबसे पहले वो हमें कह रहा है कि अल्कोहलिक है, तो सबसे पहले हमने उसका अल्कोहल बंद कराना है। अल्कोहल एब्सटिनेंस उसे कहेंगे कि अल्कोहल बंद कर दे, तो उसका जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। आप इसमें क्या कह रहा है वो, a perforating ulcer in posterior wall of the stomach most probably leaks into which of the following causing the peritonitis to develop initially ulcer sac में होता है ये। इन duodenal peptic ulcer the lymph node involved, जो हमारे पास lymph node involve होते हैं कौन से होते हैं, celiac होते हैं। duodenal pelvic ulcer में जो हमारे पास lymph node involve होते हैं वो कौन से होते हैं, celiac। An old diabetic patient developed the sensory abnormalities of the left foot and ulcer of the big toe. The pathogenesis is best described by the एंजियोपैथी एंड द न्यूरोपैथी। याद रखते हैं हमारे पास डायबिटीज़ में क्या होता है, पैथीज होते हैं, जिसमें एंजियोपैथी होती है, न्यूरोपैथी होती है, रेटिनोपैथी होती है, वेस्कुलोपैथी होती है। तो इसमें वो कह रहा है कि लेफ्ट फुट का अल्सर हो गया और अल्सर ऑफ बिग टो, तो हमारे पास एंजियोपैथी हुई होगी और न्यूरोपैथी। Interior duodenal perforation will cause the contents to move into the right posterior subpharynx space। ये कहाँ पे जाएंगे, राइट पोस्टीरियर सबफेरेनिक। ये एक अलग से एमसीक्यू था, इसे अच्छे से याद कर लें कि इंटीरियर डुडेनल की परफोरेशन अगर हो जाए, मोस्टली वैसे कॉमन जो होती है वो पोस्टीरियर डुडेनल की परफोरेशन होती है, लेकिन अगर कहता है इंटीरियर डुडेनल की परफोरेशन हो जाएगी हमारे पास, तो वो कहाँ पे जाके कॉजेज द कंटेंट्स टू मूव इनटू द राइट posterior subpharynx space, राइट posterior subpharynx space में वो चली जाएगी। नेक्स्ट पे 78 पे वो कहता है विच इनहिबिट्स द स्टोमिक एम्पटिंग, तो ये हमारे पास सी के करता है। नीचे ये हमारे पास उसने सारे सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, जिसमें गैस्ट्रिन है, सी के है और सेक्रेटिन है, जीआईपी है, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। अब गैस्ट्रिन का कहता है जी सेल जो होते हैं एंट्रम ऑफ द स्टोमिक एंड डुडेनम में, वहाँ से रिलीज होती है ये। और इसका जो मेजर जो पोटेंट सोर्स है वो हमारे पास प्रोटीन होते हैं। पोटेंट सोर्स इसका क्या है, प्रोटीन्स होते हैं। नीचे कहता है कि स्मॉल पेप्टाइड्स एंड द अमीनो एसिड्स फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफेन जो होते हैं ये इसे रिलीज कराने में हेल्प करते हैं। डिस्टेंशन ऑफ स्टोमिक जो होती है वो भी हेल्प कराती है इंक्रीज कराने में गैस्ट्रिन सेक्रीशन को। वेगस वाया द गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड जो है वो भी हमारे पास क्या कराती है, गैस्ट्रिन की रिलीज इंक्रीज कराती है। और गैस्ट्रिन की रिलीज इनहिबिट होती है बाय एच पॉजिटिव इन द स्टोमिक, या हमारे पास पीएच इंक्रीज कर जाए और सॉरी पीएच डिक्रीज कर जाए, और सोमेटोस्टेटिन। इसके अलावा याद रखना है मोस्टली सबसे ज़्यादा जो सोमेटोस्टेटिन है वो ब्लॉक किसे करती है, सीसीके को। लेकिन यहाँ पे इसने सोमेटोस्टेटिन इसे भी दिया हुआ है, इसे भी ब्लॉक करती है, लेकिन ज़्यादा ब्लॉक किसे करती है, सीसीके को। और जो हमारे पास गैस्ट्रिन है ना, ये इंक्रीज कराती है गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी दोनों को। ये हमारे पास गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी इंक्रीज कराती है और इंक्रीज कराती है साथ में इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। नेक्स्ट पे सीसीके की बात कर रहा है, ये जो है ये इंक्रीज कराती है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। ऊपर हमारे पास गैस्ट्रिन दोनों की इंक्रीज करा रही थी मोटिलिटी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी और इंटेस्टाइनल भी, लेकिन ये सिर्फ इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज कराती है और ये डिक्रीज कराती है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को। और ये आई सेल ऑफ द ड्यूडेनम और ड्यूडेनम से रिलीज होती है। स्मॉल स्मॉल पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड इसे रिलीज कराते हैं और फैटी एसिड भी इसकी रिलीज में हेल्प करते हैं। स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, इनहिबिट द गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ये हमारे पास क्या कराती है, इनहिबिट करती है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को। सेक्रीटन एस सेल ऑफ द ड्यूडेनम से रिलीज होता है और एच पॉजिटिव इन द ड्यूडेनम इसे रिलीज कराने में हेल्प करते हैं। फैटी एसिड इन ड्यूडेनम इसे रिलीज कराने में हेल्प करते हैं। फिर कहता है कि इंक्रीज HCO3 सिक्रीशन हो जाती है इन पैंक्रियाज। सेक्रीटिन क्या कराता है कि HCO3 की सिक्रीशन इन पैंक्रियाज इंक्रीज करा देता है
और साथ में डिक्रीज कराता है गैस्ट्रिक एच पॉजिटिव सिक्रीशन। अब याद रखना है जो ऊपर गैस्ट्रिन है ये इंक्रीज करा रहा है एच पॉजिटिव सिक्रीशन को, लेकिन जो सिक्रीटिन है वो क्या करा रहा है, डिक्रीज करा रहा है एच पॉजिटिव सिक्रीशन को। और सीसी के क्या कराता है, डिले कराता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को या इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को। और लास्ट पे अब हमारे पास है यहाँ पे जीआईपी है, डुोडेनम और जुडेनम से रिलीज होते हैं फैटी एसिड, अमाइनो एसिड और ओरल ग्लूकोज इसे रिलीज कराने में हेल्प करते हैं। और एक्शन इसका होता है इंक्रीज करता है ये इंसुलिन सिक्रीशन को और डिक्रीज गैस्ट्रिक एच पॉजिटिव सिक्रीशन करता है ये। और एक और चीज़ के सीसी के जो है ना वो हमारे पास ब्लॉटिंग अगर पूछे सबसे ज़्यादा कौन करा रहा होता है तो याद रखना ब्लॉटिंग हमारे पास सबसे ज़्यादा कौन करा रहा होता है, सीसी के। अब नीचे अगर आप टेबल को अच्छे से याद कर लेंगे तो नीचे पूरे एमसीक्यूज जो हैं इसी से रिलेटेड दिए हुए हैं उसने। इसमें कहता है सीसी के डिक्रीज स्टोमिक कंट्रैक्टिलिटी, इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। मैंने आपको बताया कि सीसी के जो है ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज कराता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम कराता है, जबकि गैस्ट्रिन दोनों की जो मोटिलिटी है इंक्रीज कराता है। नेक्स्ट पे कहता है गैस्ट्रिन इंक्रीज द बोथ गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। सेक्रेटिन डिक्रीजेस बोथ द इंटेस्टाइनल एज वेल एज गैस्ट्रिक मोटिलिटी। और सेक्रेटिन जो है ये दोनों को कम कराता है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को भी कम करा देता है और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी कम करा देता है। नीचे इससे रिलेटेड अब एमसीक्यूज दिए हुए हैं, इसमें गैस्ट्रिन की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द गैस्ट्रिक मोटिलिटी। तो याद कर रखना है कि गैस्ट्रिन इंक्रीज कराता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को और जो हमारे पास है सीसी की वो डिक्रीज कराता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज द गैस्ट्रिक एम्पटिन। गैस्ट्रिन जो है वो इंक्रीज कराएगा इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को और जब गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, जब गैस्ट्रिक मोटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग हो जाएगी। और गैस्ट्रिन मेन फंक्शन इज टू स्टिमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। गैस्ट्रिन बेसिकली करता क्या है, HCl और पेप्सिन को सिक्रीट कराता है और ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज कराते हैं और ये इंक्रीज कराते हैं गैस्ट्रिक एम्पटिंग को। गैस्ट्रिन सिक्रीशन नॉट अफेक्टेड बाय अल्कोहल। अब अल्कोहल जो है वो गैस्ट्रिन सिक्रीशन पे कोई इफेक्ट नहीं करता। रिमेंबर द बेवरेजेस विद अ हायर इथेनॉल कंटेंट, विस्की, जिन एंड cognac don't stimulate the gastric acid secretion or release of the gastrin। मतलब अल्कोहल जो है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम या ज़्यादा करवाने में। गैस्ट्रिन सिक्रीशन इंक्रीज बाय द स्टोमिक डिस्टेंशन, हमने पहले भी पढ़ा है। डिक्रीज पीएच कॉजेज द गैस्ट्रिक सिक्रीशन इनहिबिटेड। अगर पीएच कम हो जाएगी, एच पॉजिटिव जो है ज़्यादा हो जाएगा तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है वो इनहिबिट कर जाएगी। गैस्ट्रिक सिक्रीशन इज डिक्रीज बाय सोमैटोस्टेटिन। याद रखना है कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कौन कम कराता है, सोमैटोस्टेटिन। और सोमैटोस्टेटिन साथ में सीसीके को भी कम करा रहा होता है और ये ज़्यादा कम कराता है सीसीके को एज कम्पेयर टू द गैस्ट्रिन। पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ द गैस्ट्रिन रिलीज इज प्रोटीन। पोटेंट स्टिमुलेटर क्या है, प्रोटीन है। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इज मैक्सिमली स्टिमुलेटेड बाय द प्रोटीन। ये हमने पीछे टेबल में पढ़ लिया। नेक्स्ट पे सिक्रीटिन की बात कर रहे हैं। सिक्रीटिन एक्शन ऑन द पैंक्रियाटिक सिक्रीशन इंक्रीज कराता है पैंक्रियाटिक ACO3 सिक्रीशन को। याद रखना है हमेशा कि पैंक्रियाटिक ACO3 सिक्रीशन को कौन इंक्रीज कराता है, सिक्रीटिन। हाइपोग्लाइसीमिया इंक्रीजेज, जो हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा, ग्लूकागोन इंक्रीज हो जाएगा। ग्लूकागोन सिक्रीशन इंक्रीज बाय एक्सरसाइज। इसके अलावा एक्सरसाइज में भी हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा होता है तो ग्लूकागोन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। विच हार्मोन इनहिबिट द एक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। तो सिक्रीटिन कम करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को। इंसुलिन सिक्रीशन इज इंक्रीज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सिक्रीटन क्या कराता है, इंसुलिन की सिक्रीशन को ज़्यादा करवाता है लेकिन ये डिक्रीज कराता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को। Stimulus for the secretion is fatty acid in the duodenum। सीसीके की बात करता है फिर इसमें अगेन वही बातें हैं सारी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। तो सीसीके इंक्रीज कराता है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को। रिगार्डिंग एक्सोक्राइन पेंक्रियाटिक सिक्रीशन, सिक्रीशन इंक्रीज बाय द सीसीके। पेंक्रियाटिक सिक्रीशन भी कौन इंक्रीज करा रहा होता है, सीसीके। एक्शन ऑफ सीसीके क्या है, इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज पैंक्रियाटिक सिक्रीशन एंड रिलीज कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्म इज सीसीके। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉटिंग एंड द डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग इज सीसीके।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, तो ये भी सीसी के होता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग एड इन द फैट मेल एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, ये भी सीसी के होता है। विच हार्मोन डिक्रीजेज द गैस्ट्रिक एम्पटिंग आफ्टर फैटी मील, सीसी के होता है। गैस्ट्रिक एम्पटिंग इज डिलेड बाय सीसी के। डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग और डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग कौन कराता है? सीसी के। आफ्टर अ लेट नाइट डिनर मेनली ऑफ द फैटी मील, द पेशेंट develop पेन एट सुपर हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर delayed gastric emptying is CCK. There are some other MCQs इसमें कहते हैं विगोटमी डन डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड एंड द पेप्सिन सिक्रीशन हो जाती है अगर विगोटमी हो जाती है। गैस्ट्रिक म्यूकोजल रीजनरेशन विगोटमी में होती है। एंजाइम सिक्रेटेड बाय स्मॉल बाउल इज इंटीरोकाइनेज। अब बेसिकली इंटीरोकाइनेज करता क्या है? ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में चेंज करता है और जो हमारे पास एक्टिव फॉर्म में होती है और हेल्प करती है इन हेल्प करती है pancreatic trypsinogen enzyme converted to active form trypsin by the help of enterokinase। और ये हमारे पास ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में किस तरह से चेंज होता है? इंटीरोकाइनेज से। और एंजाइम सिक्रेटेड बाय स्मॉल बाउल, इंटीरोकाइनेज रिलीज कहाँ से होती है? हमारे पास स्मॉल बाउल से। चीफ पैंक्रियाटिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन डाइजेशन इज ट्रिप्सिन। याद रखना है कि पैंक्रियाटिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन डाइजेशन कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है। नॉर्मल पर्सन विद द डिक्रीज HCl व्हाट विल हैपन? एबनॉर्मल प्रोटीन डाइजेशन हो जाएगी। गैस्ट्रिक एसिड secretion is mediated by H2 receptors. In a normal person, the decreased acid secretion causes what? Abnormal protein digestion. अब अगर डिक्रीज एसिड सिक्रीशन हो जाएगी, प्रोटीन डाइजेशन जो है वो अपने आप कम हो जाएगी। बिकॉज एसिड एक्टिवेट द पेप्सिनोजिन इनटू द पेप्सिन। अब एसिड क्या करता है? पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और पेप्सिन क्या कराती है? फर्दर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कराती है। लेकिन अगर हमारे पास एसिड ही नहीं बन रहा तो हमारे पास जो है वो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में चेंज नहीं कर पाएगा वो एसिड, तो जिसकी वजह से वहाँ पे नॉर्मल प्रोटीन डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज गैस्ट्रिक सिक्रीशन इज इन डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। ओपनिंग ऑफ द लोअर esophageal sphincter is mediated by the VIP, ये भी important to remember है। नो द डिफरेंस गैस्ट्रिक एम्पटीज इज डिलेड बाय द CCK। गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिलेड बाय CCK होती है और इंक्रीज बाय गैस्ट्रिन होती है। और जो हमारे पास विगॉट में होती है डिक्रीज कराती है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को और डिक्रीज कराती है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को। और डिक्रीज गैस्ट्रिक H पॉजिटिव सिक्रीशन बाय सिक्रेटिन होती हैं और इंक्रीज H पॉजिटिव सिक्रीशन बाय गैस्ट्रिन होती हैं। Thank you so much for watching my video. Stay tuned for next video.